हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा आप लोग को पता है कि हम बायोकेमिस्ट्री देख रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 4 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है लिपिड के बारे में। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 5। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि इधर उधर की बात नहीं करना है, हमको सीधा अपना टॉपिक क्लियर करना है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम क्या क्या देखेंगे वो देख लीजिए। हम पहले देखेंगे डिफिनीशन, न्यूक्लिक एसिड का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसमें प्यूरिन होता है, पिरामिडिन बेस होता है, इसके बारे में जानेंगे। कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, किसके, न्यूक्लियोसाइड के और न्यूक्लियोटाइड के एग्जाम्पल के साथ। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। उसके बाद हम देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद आरएनए का फंक्शन, आरएनए और आरएनए का फंक्शन भी हम देखेंगे, यानी डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर और उनकी फंक्शन, यानी उसका कार्य क्या है हमारी बॉडी में। ठीक, तो बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड देखिए क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम सब जानते हैं, हम सब नाम सुने होंगे डीएनए का, आरएनए का, यही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड से हमारे डीएनए या आरएनए बने हुए होते हैं। ठीक, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं पहले देखिए। न्यूक्लिक एसिड उच्च अणुभार वाले कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल माइक्रो मायो मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, यानी इनकी स्ट्रक्चर जो होती है कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी। और क्या होते हैं बायोलॉजिकल, यानी ये लिविंग में पाए जाने वाले हैं, जीवित प्राणी में पाए जाने वाले माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनकी साइज़ क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। जिनकी साइज़ बड़ी होती है उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी साइज़ छोटी होती है उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर, जो सभी जीवित कोशिकाओं और वायरस के भीतर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित करने और उसे ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब वो इन्फॉर्मेशन होती है जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब आपकी अगर आपके पिताजी की अगर हाइट लंबी है तो जाहिर सी बात है आप में आने वाले जो भी उनके इन्फॉर्मेशन होंगे, जो भी उनके जेनेटिक इन कोड होंगे, अगर वो आप में आते हैं तो आपकी भी हाइट लंबी होगी, आपकी हाइट भी बड़ी होगी। और उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने, यानी ये पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करते हैं, हमारे न्यूक्लिक एसिड करते हैं। क्लियर, आगे रासायनिक रूप से न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलाओं से। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तब वो क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, ये अणु शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं और माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जो माता पिता के आपके गुण हैं वो आपके आपके संतान में, यानी होने वाली प्रोजनी के अंदर वो गुण को पहुंचाते हैं। चाहे वो ह्यूमन हो या कोई अदर जानवर हो या हमारे वायरस हो या बैक्टीरिया हो, इन सब में ये कोई ना कोई एक न्यूक्लिक एसिड मिलेगा जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, जो भी उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी उनके गुण हैं, उसको अपने आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करेगी, पहुंचाएगी। क्लियर, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। यानी न्यूक्लिक एसिड वे माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं में, वायरस में पाए जाते हैं, और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। क्लियर, अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड बने किसके होते हैं। तो हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड बने हैं न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलाओं के, न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं। और इन लंबी श्रृंखलाओं को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारा न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए की कॉन्सेप्ट, कुछ मुख्य बातें हैं इसकी, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होती हैं, जिस तरीके से ईंटों से बनी हुई हमारी एक घर होती है, उसी तरह न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। हमने आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रोटीन किससे बना होता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। उसके पहले हमने पढ़ा था कि लिपिड किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, लिपिड का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, लिपिड की छोटी इकाई क्या होती है। ठीक, और उसके पहले हमने पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट की बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कार्बोहाइड्रेट किसका बना हुआ है। क्लियर, ये सब आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि वो किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इन तीनों का, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर, पिछली क्लास में हमने इसको पढ़ाया था। आगे देखिए
केमिकल कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन, एक न्यूक्लियोटाइड यानी हर एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर क्या होता है, एक शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर का मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्लियर। उसके बाद एक फास्फेट ग्रुप होगा, फास्फेट का ग्रुप मतलब जिसमें फास्फोरस हो। और एक नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस के बारे में अभी हम अच्छे से समझेंगे। जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन होता है, ये पाया जाता है। 3 चीज़ें पाए जाएंगे कंपोनेंट में, पहला पेंटोज शुगर, दूसरा फास्फेट ग्रुप, तीसरा नाइट्रोजनस बेस। जब तीनों मिलेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड है, टाइड ना कि साइड है, क्लियर। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा, टाइड से मतलब समझिए टी का मतलब 3, टी का मतलब 3, ये जैसे पेंटोज 1, फास्फेट 2 और नाइट्रोजनस बेस 3 यानी तीसरा, क्लियर। आगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हैं, पहला एक डीएनए, दूसरा आरएनए, जिसे हम कोशिकाओं का मास्टर ब्लूप्रिंट कहते हैं। किसको, डीएनए को। डीएनए को हम जानते हैं कि डीएनए क्या ही करता है, हमारी सभी आनुवंशिक लक्षण को स्टोर करने का काम करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ट्रांसफर करने का काम करता है, क्लियर। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्लियर। आरएनए जो सूचनाओं को लागू करके प्रोटीन बनाने में मदद करता है। हमारी बॉडी में आरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और डीएनए क्या करता है, सभी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, क्लियर। स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए संरचनात्मक रूप से अधिक स्टेबल होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल। आरएनए के अनुसार टेम्पररी या अस्थायी होता है। आरएनए क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, यानी आरएनए क्या होता है, जल्दी से डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन डीएनए की जो स्ट्रक्चर होगी वो जल्दी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख पाएगी, क्लियर। हमने जैसे बोला था आपको नीचे बताएंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, तो आगे अपना हेडिंग नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, नाइट्रोजनस बेस, बेस का मतलब हम समझते हैं क्षार, ठीक, क्षार होता है बेस, तो वही नाइट्रोजनस बेस मतलब इसमें कहीं न कहीं नाइट्रोजन का पाया जाना कंपलसरी होगा, यानी इस जो बेस होगा इस बेस में हमारा नाइट्रोजन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, चाहे वो बेस कोई भी हो, क्लियर। जैसे नाइट्रोजनस बेस वे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें क्षारीय गुण होते हैं, ठीक। न्यूक्लियोटाइड के वह गुण जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर डीएनए की सीढ़ीनुमा संरचना को जोड़कर रखते हैं। असल में वो मॉलिक्यूल किसी भी जीव की जेनेटिक कोडिंग को तय करते हैं। जेनेटिक कोडिंग मतलब वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, एक कोड होगा, वो कोड ही डिसाइड करेगा कि इनकी हाइट लंबी होगी, छोटी होगी, ये इनकी आँख की जो कलर है किस कलर का होगा, इनके बालों का रंग कैसा होगा, इनकी स्किन की कलर कैसी होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, जेनेटिक कोड डिसाइड करता है। और जेनेटिक कोड किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, क्लियर। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के। आगे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का क्लासिफिकेशन दिया गया है। नाइट्रोजनस बेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला प्यूरिन, दूसरा पिरामिडिन। आपको याद होना चाहिए, प्यूरिन जो होता है डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी इसमें 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे उदाहरण है एडेनिन और ग्वानिन। और ये जो प्यूरिन होता है ये डीएनए और आरएनए दोनों में ही पाया जाता है, यानी एडेनिन और ग्वानिन दोनों क्या होंगे, डीएनए में भी मिलेगा और आरएनए में भी मिलेगा। जबकि पिरामिडिन जो होते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल। देखिए जो प्यूरिन जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों में मिल रहा है, ठीक। प्यूरिन किस में मिल रहा है, डीएनए में और आरएनए में, क्लियर। जबकि पिरामिडिन क्या होता है, डीएनए में भी मिलता है, आरएनए में भी मिलता है, 2 मॉलिक्यूल इसके भी मिलेंगे, लेकिन होता कितने हैं, ये 3 होता है, क्लियर। जो सिस्टीन वाला है ये तो दोनों में मिलेगा, ठीक, सिस्टीन वाला दोनों में। और जो थियामिन है ये केवल डीएनए में मिलता है, और इसी थियामिन के स्थान पे आरएनए में क्या मिलता है, यूरेसिल। ऐसे याद कर रखिएगा कि डीएनए में थियामिन मिलता है और डीएनए में थियामिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल मिलता है। दोनों ही क्या स्ट्रक्चर हैं, पिरामिडिन वाले ही स्ट्रक्चर हैं। प्यूरिन वाले स्ट्रक्चर दोनों में समान मिलते हैं, चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, क्लियर। इसको आप एक बार थोड़ा समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन हो तो फिर बताइएगा। सिस्टीन, थायामीन जो होता है, थियामिन, देखिए
पहला स्ट्रक्चर ऐसे समझिए, पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा, ये डीएनए आरएनए तीनों में मिलेगा, ये केवल डीएनए में मिलेगा और यूरेसिल केवल आरएनए में मिलेगा। क्लियर। इस स्ट्रक्चर को हम अभी देख लेंगे। देखिए बेस पेयरिंग रूल क्या होता है। बेस पेयरिंग मतलब दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम, उनको आपस में बॉन्ड बनाने का काम क्या होता है, बेस पेयर होता है। देखिए इन डीएनए के केस में एडेनिन थाइमिन के साथ, एडेनिन किसके साथ, थाइमिन के साथ जुड़ता है और कितनी बॉन्ड लेता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक। और जबकि ग्वानिन जो है सिस्टोसिन के साथ यानी साइटोसिन के साथ जुड़ता है और कितनी बॉन्ड लेता है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक समझ में आ गया। डीएनए के केस में क्या हो रहा है, डीएनए के केस में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है और डबल बॉन्ड ले रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ, साइटोसिन के साथ। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ के ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। जबकि आरएनए के केस में एडेनिन ए था, एडेनिन ए भी है, यहाँ थाइमिन था तो थाइमिन के स्थान पे यहाँ पे आ गया यूरेसिल, यानी एडेनिन यूरेसिल मिलकर के अपन डबल बॉन्ड बना रहे हैं और ए वाला सेम हो रहा है, यानी ग्वानिन साइटोसिन आरएनए में भी मिल रहा है। क्लियर। डिफरेंस क्या समझ में आया आपको, एडेनिन ए भी था, एडेनिन ए भी था, थाइमिन ए है और इस थाइमिन का स्थान पे इसमें यूरेसिल है, बस। बाकी ए वाला बॉन्ड डीएनए में भी मिलेगा, आरएनए में भी मिलेगा, और जबकि डीएनए में एडेनिन थाइमिन और आरएनए में एडेनिन यूरेसिल। क्लियर। आगे देखिए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। हमने ऊपर बताया था कि न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, टाइड का मतलब होता है 3, यानी इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, 3 भाग होंगे, और न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है 2, यानी इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, 2 भाग होंगे। पहला हम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड वह अणु या मॉलिक्यूल हैं जो केवल शुगर और बेस के जुड़ने से बनते हैं, यानी इसमें क्या होगा, एक शुगर का मॉलिक्यूल होगा और एक ऊपर यही नाइट्रोजनस बेस का मॉलिक्यूल होगा। ठीक। जब एक नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के पहले कार्बन C1 के साथ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ता है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ता है, तो उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसमें फास्फेट ग्रुप की अनुपस्थिति होती है, यानी इसमें फास्फेट ग्रुप जो है उपस्थित नहीं होता है, फास्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्या क्या होता है, एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक बेस का मॉलिक्यूल, ये आपस में किसके थ्रू जोड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब कार्बोहाइड्रेट जब पढ़े तो उसमें भी पढ़े होंगे कि वो उसमें जो बॉन्ड होता है क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ भी बन रहा है, किसको जोड़ने के लिए, शुगर और बेस को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक। पेंटोस शुगर के पहले कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनता है। कंपोनेंट में देखिए जैसे पेंटोस शुगर में क्या क्या हो सकता है, राइबोस हो सकता है, डीऑक्सी। अगर डीएनए हुआ तो डीऑक्सी राइबोज होगा और आरएनए हुआ तो राइबोज होगा। जैसे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब इसमें जो पेंटोस शुगर है वो कौन सा है, डीऑक्सी राइबोज वाला है। और अगर आरएनए है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो मतलब इसमें जो शुगर है वो कौन सा है, राइबोज शुगर है। क्लियर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो प्यूरिन और पिरामिडइन, जैसा ऊपर हमने पढ़ा था, प्यूरिन में क्या था, एडेनिन था, ग्वानिन था। पिरामिडइन में हमने 3 पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइटोसिन, थियामिन एंड यूरेसिल। थियामिन किस में मिलता है, डीएनए में, और यूरेसिल किस में मिलता है, आरएनए में। क्लियर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया हो न्यूक्लियोसाइड क्या है। आगे देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जस्ट इसका बड़ा भाई है न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड वह पूरी इकाई या कंप्लीट यूनिट है जो डीएनए आरएनए की लंबी चेन बनाती है, यानी जो डीएनए आरएनए है किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोसाइड का नहीं बना है, किसका बना है, न्यूक्लियोटाइड का। ऊपर भी हम यही बताए थे, जब एक न्यूक्लियोसाइड के शुगर मॉलिक्यूल के हिस्से के 5वें से एक फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वह न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। मतलब कहीं न कहीं न्यूक्लियोटाइड बराबर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट मिला के क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट ऐड कर दिया जाए तो वही स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक। जो न्यूक्लियोटाइड देखिए पेंटोस शुगर के 5th कार्बन वाली शर्करा है, यानी इसमें जो पेंटोस शुगर होता है 5 कार्बन वाली होगी। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो जेनेटिक कोड का आधार, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, जो भी है, पेडनिन, प्यूरिन, पिरामिडइन, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। फास्फेट ग्रुप की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड को ऋणात्मक आवेश देता है। ऋणात्मक आवेश मतलब जो डीएनए होता है हमारा निगेटिवली चार्ज होता है,
ठीक। निगेटिवली चार्ज एक कंपाउंड होता है और जो क्या होता है, अम्लीय नेचर प्राप्त देता है। क्या देता है? अम्लीय नेचर। अम्लीय नेचर इसलिए क्योंकि इसका जो फास्फेट ग्रुप है ये क्या है? निगेटिव है, इसलिए डीएनए क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक। निगेटिव का मतलब यह है कि मानसिक रूप से निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव का मतलब है चार्ज वाइज, निगेटिव चार्ज वाइज निगेटिव होता है, यानी ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा? खींचा चला जाएगा। क्लियर। देखिए आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चर देखिए। डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। और हम जानते हैं इस स्ट्रक्चर को किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने 1953 ईस्वी में। ठीक। इसके मुख्य भाग नीचे दिए गए हैं, जैसे डबल स्ट्रैंड डीएनए दो स्ट्रैंड से बना होता है जो एक दूसरे से एंटी पैरेलल चलते हैं, यानी एक 5 to 3 डेज चलेगा तो दूसरा 3 से 5 डेज। अभी हम नीचे स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। ठीक। कोई दिक्कत, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे देखिए, शुगर फास्फेट बैकबोन सीढ़ी के बाहरी किनारे पर डीऑक्सीराइबो शुगर और पेंटे फास्फेट ग्रुप से बने होते हैं। नाइट्रोजनस बेस सीढ़ी के जो डंडे होंगे उनमें 4 बेस बने होते हैं। कितने बेस बने होंगे? 4 कौन है? आपको पता ही है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक। जबकि हमने पता है एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, कंप्लीमेंट्री पेयरिंग, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से पूरक यानी कंप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक का क्रम दूसरे के निर्धारित करता है। मतलब अगर हमको एक अगर लिख लिए, जैसे हम बताएं मान लीजिए एक स्ट्रैंड बना दिए। ठीक। मान लीजिए आपके सामने एक स्ट्रैंड बना रहे हैं, एक स्ट्रैंड बना दिए, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए टी, यहाँ पे लिखिए सी। ठीक। तो अगर हम कहें ये वाला स्ट्रैंड पे आपको अमीनो एसिड सेट करिए तो बताइए क्या आएगा? आप अपने अनुसार बताइए। हमने क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडेनिन हमेशा किसके साथ बनेगा? थाइमीन के साथ। तो ए के सामने यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। ठीक। और ग्वानिन के साथ सी है तो उसके बाद फिर क्या? टी है। यहाँ पे देखिए टी लिखा हुआ है, टी है तो टी के सामने क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद फिर क्या है? सी है, सी के सामने क्या आ जाएगा? हमारा जी आ जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। सी के सामने क्या आ जाएगा? हमारा जी आ जाएगा। तो अगर इधर से चलेंगे 5 to 3 डेज तब भी वही आएगा, और इधर से अगर चलेंगे तब भी वही आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? 3 days to 5 days का मतलब क्या होता है? एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। ठीक। जो स्ट्रैंड के द्वारा बनाया जाता है। देखिए आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, सभी नाइट्रोजनस बेस का, डीएनए का, आरएनए का स्ट्रक्चर। देखिए ये है अपना साइटोसिन का स्ट्रक्चर। हमने पढ़ाया था जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ये क्या है? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 2 रिंग है। देखिए एक एडेनिन में 2 रिंग है और एक ग्वानिन में 2 रिंग है। जबकि वो बाकी स्ट्रक्चर पिरामिडिन वाले सिंगल रिंग्ड होते थे, जैसे साइटोसिन हो गया, और कौन सा बचा अपना? यूरेसिल और थियामिन। देखिए ये हो गया अपना यूरेसिल और ये क्या हो गया? अपना थियामिन। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ये रहा आपका डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं और यहीं आपके अमीनो एसिड लगे हुए हैं। इस अमीनो एसिड के बीच में क्या बना हुआ है? आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर। और ये आपका स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है आरएनए का, और इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री देखिए है, ये क्या है? आपके अमाइनो एसिड। ठीक। ये क्या है? आपके अमाइनो एसिड है जो क्या है? सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? जैसे देखिए वहाँ पे कह रहा था 3 to 5 डेज, अगर ये 3 है तो इस वाले पोजीशन से ये क्या हो गया? 5, 3 days to 5 days। अगर ये 5 है तो ये क्या होगा? 3 days, और ये क्या हो जाएगा? आपका 5 days। मतलब 3 days to 5 days इसी प्रकार होगा। क्लियर आप लोग को? देखिए फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए क्या क्या फंक्शन होता है ये देख लीजिए। डीएनए का मेन फंक्शन, हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोर करना। हमारी बॉडी में जो भी जेनेटिक जो जर्म सेल में होने वाले जो भी चेंजेस है उसको स्टोर करके रखेगा और अपनी आने वाली पीढ़ी में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर। और दूसरी क्या फंक्शन होता है? रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का मतलब होता है अपनी आपकी खूब कॉपी बना लेना। मतलब जैसे मैं हूँ सेम टू सेम इसी तरीके से अपनी तरह ही
कोई एक कॉपी बना लिए, एक दूसरी तरह से कोई नकल करके उसी तरीके से सेम टू सेम एक दूसरा इंसान बना लिए, तो उसे क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन ना। क्या ये रिप्लिकेट कर दिया, मतलब अपनी तरह एक दूसरे बना लिया। ठीक, जैसे कोशिका विभाजन के समय डीएनए की हूबहू कॉपी बनता है ताकि नई कोशिकाओं को सही जानकारी मिले। जो आने वाली, जैसे आपका लड़का, मान लीजिए आपका जो भी अभी अभी तो आपका शादी हुआ है नहीं हुआ है हमको नहीं पता है, जैसे आपका जब मान लीजिए आपका लड़का होगा, तो क्या वो आपके द्वारा जो दिए गए जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है आपका, तो आपके जो लड़के में इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो अगर आपको कभी टेस्ट कराना होगा कि लड़का हमारा है कि नहीं है, तो क्या मिलाया जाएगा, क्या डीएनए, डीएनए ही मिलाया जाएगा। तो डीएनए अपनी कैसे मिलाया जा रहा है, क्योंकि डीएनए जो क्या ने क्या किया, आपकी हूबहू कॉपी बना लिया, आपकी हूबहू कॉपी बना लिया और आपके बच्चे में उस कॉपी को ट्रांसफ़र कर दिया। जब आपके बच्चे में कॉपी को ट्रांसफ़र कर दिया, तब आप क्या करेंगे, आप डीएनए टेस्ट के माध्यम से वो पता लगा सकते हैं। ठीक, पीसीआर टेक्निक के थ्रू, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन के थ्रू आप डीएनए की कॉपी को, यानी उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जो होल्ड करके रखा हुआ है आपका डीएनए, उस डीएनए की इंफॉर्मेशन जो आपके बच्चे से मेल खाएगी, तो पता चल जाएगा कि ये आपका लड़का है। ठीक, अगला चीज़ें क्या है, फंक्शन ऑफ डीएनए का, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन का बनाना डीएनए का काम करता है, प्रोटीन भी बनाता है। डीएनए के पास वह सूचना होती है जिससे क्या करता है, शरीर में जरूरी, जैसे शरीर में जरूरी प्रोटीन और एंजाइम बनाए जाते हैं। यह प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन के जरिए होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक लंबी है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से mRNA क्या बनाया जाता है, mRNA मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब mRNA से क्या बनाया जाए, प्रोटीन बनाया जाए, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर। और प्रोटीन बनाने में क्या जरूरी होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। क्यों, क्योंकि अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो कहीं न कहीं mRNA बनना चाहिए, mRNA के थ्रू यानी मैसेंजर आरएनए के थ्रू ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्लियर। हेरेडिटी में इसका इंपॉर्टेंट होता है डीएनए का, यानी माता पिता के शारीरिक मानसिक गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम डीएनए का ही होता है। आगे म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, समय के साथ डीएनए में छोटे बदलाव हो जाते हैं जो जीवों के लिए इवोल्यूशन में मदद करते हैं। जैसे इवोल्यूशन के माध्यम से पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, बड़े पूरे शरीर में बड़े बड़े बाल रहते थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, बदलाव हुआ और म्यूटेशन हुआ, तो फिर धीरे धीरे हम लोग सभ्य होने लगे। क्लियर, हमारे शरीर पे बाल कम होने लगे, ये सब चीज़ें हैं। आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, स्ट्रक्चर की संरचना ऊपर हमने देख ही लिया है, एक बार उसको डिकोड भी कर लेते हैं। यहाँ पे आरएनए व सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो डीएनए के विपरीत या आमतौर पर अकेला धागा है। क्या होता है, सिंगल होता है, हमने अपने ऊपर भी देखा है, लेकिन कभी कभी यह खुद पर मुड़कर फोल्डिंग या कुछ हिस्सा डबल स्ट्रैंड बना लेती है। कभी कभी ये खुद से ही मुड़ जाती है, यानी आपस में ही क्या होती है, बॉन्ड बना लेती हैं। ठीक, इनकी रासायनिक संरचना का मुख्य भाग निम्नलिखित है। जैसे आरएनए में क्या मिलेगा, राइबोस शुगर, हमने ऊपर भी बताया था। डीएनए में क्या मिलता था, डीऑक्सी राइबोस शुगर, जबकि आरएनए में क्या मिलेगा, राइबोस शुगर। इसके दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन एटम होता है जो डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप से रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने का मतलब है किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और दूसरे के साथ अगर कोई रिएक्शन कर जा रहा है तो मतलब वो स्टेबल नहीं है। क्लियर। नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो इसमें 4 होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन। ये तो डीएनए में भी होता था, और इसमें क्या होता है, एक यूरेसिल होता है। ध्यान दीजिएगा, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। क्या होता है, क्या होता है, डीएनए में थाइमिन। तो यही लाइन लिखा हुआ है कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। आगे बात करेंगे फास्फेट ग्रुप की। फास्फेट ग्रुप वह शुगर के अणुओं को आपस में जोड़कर शुगर फास्फेट बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है, शुगर फास्फेट बैकबोन। क्लियर। टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करेंगे, मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला mRNA मैसेंजर आरएनए, यह डीएनए से जेनेटिक सूचना लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम हम जानते हैं क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण करने वाला फैक्ट्री है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं।
आगे टीआरएनए, इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए सही अमाइनो एसिड को ढूंढ कर लाता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए जो जो अमाइनो एसिड लगेगा उसको लेकर आने का काम टीआरएनए का होता है। क्लियर। आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम का मुख्य हिस्सा बनाता है और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए फिजिकल साइट प्रदान करता है। यानी प्रोटीन हमारी बॉडी में कहाँ पे बनेगा उसके लिए साइट प्रदान करने वाला आरएनए होता है। क्लियर। फंक्शन ऑफ आरएनए का देख लीजिए। आरएनए का फंक्शन वही कुछ में क्या होता है, देखिए प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये तो डीएनए में भी था। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है, डीएनए की सूचना को पढ़कर शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन का निर्माण करना। अगला जेनेटिक मैसेज, यह डीएनए और राइबोसोम के बीच में संदेशवाहक मैसेज करने मैसेंजर की तरह काम करता है। जैसे क्या काम करेगा, यह डीएनए और राइबोसोम के बीच में एक मैसेंजर, यानी डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसको लेकर किसको दे देगा, राइबोसोम को, और राइबोसोम क्या बना लेगा, प्रोटीन। क्लियर। आगे कैटालिटिक फंक्शन, कुछ आरएनए अणु एंजाइम की तरह भी काम करते हैं जिन्हें राइबोजाइम भी कहते हैं, यानी ये एंजाइम की तरह भी काम कर सकते हैं। ये रासायनिक प्रक्रिया को तेज करते हैं या तेज कर देते हैं। क्लियर। आगे जीन रेगुलेशन, आरएनए के कुछ छोटे प्रकार जैसे एमआईआरएनए यह तय करता है कि कौन सा जीन सक्रिय होगा या कौन सा नहीं, यानी कौन सा जीन बॉडी में एक्टिव रहेगा कौन सा नहीं रहेगा, इसका काम कौन करता है, आरएनए ही करता है। आगे जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, वायरस में यानी वायरस में क्या होते हैं, कुछ वायरस जैसे HIV के वायरस हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए, कोरोना वायरस, इन सब में डीएनए नहीं होता है, डीएनए एब्सेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने वाला आरएनए होता है। और आरएनए क्या करता है, जल्दी जल्दी अपनी रेप्लिकेट चेंज कर लेता है। क्यों, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि जो आरएनए होता है, हमने ऊपर भी क्या पढ़ा है, आरएनए जो होता है वो अधिक रिएक्टिव होता है, यानी फट से रिएक्ट कर जाता है दूसरे के साथ, और रिएक्ट कर जाएगा तो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए देख रहे होंगे ये जब कोरोना जब आया था तो एक पीढ़ी जैसे कोरोना आया, एक लहर आई और तुरंत तो क्या किया, अपने आप को म्यूटेट कर लिया, चेंज कर लिया। जो हमारा वैक्सीन लग रहा था, वैक्सीन क्या हुआ, वो फेल हो गया ना, वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हुआ तो हमको दूसरा डोज लेना पड़ा, दूसरे के बाद हमको बूस्टर डोज लेना पड़ा। किस लिए, इसीलिए क्योंकि वो जल्दी से क्या किया, म्यूटेट कर लिया, अपने आप को म्यूटेट कर लिया, और वो क्या स्टेबल नहीं था जिसको वो ख़त्म नहीं कर पाए। क्लियर। आपका ये हो गया फंक्शन ऑफ आरएनए भी। आपका ये चैप्टर देखिए बहुत छोटा सा चैप्टर था, चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आप अच्छे से देखिए पढ़ते रहिए। ये रहा आपका नोट्स, हम नीचे दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से। जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो सिलेबस है क्या है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में हमको पढ़ना भी है, हम पढ़ के लिखेंगे और अच्छे से समझ भी सकेंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, और एक चीज़ और है, चैनल आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ना करिए, लेकिन आप कमेंट में हमको ज़रूर बता दीजिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिएगा, बाकी सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का वो आपके ऊपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से आप नंबर स्कोर करिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, बाय बाय, पढ़ते रहिए।